पांचवें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी रहती हुई 8 राज्यों में लगातार मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। यूपी की 14 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान जारी है। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग मतदान के इस लोकतंत्र के इस महापर्व में। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी। 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। बिल्कुल बेहद ही दिलचस्प मुकाबला आज इन 8 राज्यों की 49 सीटों पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान जारी है। 5वें चरण का ये मतदान लगातार 7 बजे के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और तब से लेकर अभी तक लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि झांसी से ये तस्वीर भी सामने आई जहां ईवीएम खराब हुआ था एक बूथ संख्या पर, लेकिन उसे दुरुस्त कराया गया। लेकिन इस बीच यूपी की 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में चुनाव हो रहा है। इसी के साथ अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में चुनावी प्रक्रिया लगातार जारी है। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में मतदान हो रहा है। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में वोटिंग जारी है। तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। 5वें चरण का रण बेहद खास माना जा रहा है। जनता अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए मतदान स्थलों पर भी पहुंच रही है और ऐसे में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में तो चुनाव देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर के साथ बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में भी इस वक्त मतदान चल रहा है। में हुआ, पटना में हुआ है, तो क्या बात करें, पहले अपने घर का पता बता ना दें। जो पैतृक संपत्ति लूट करके कोरोना काल में 33 एम्बुलेंस चोरी करके बैठे हुए थे, वो आ रहे हैं हमको सिखाने के लिए कि कौन विदेशी है और कौन बिहारी है। हमसे ज्यादा बिहारी वो बने हुए हैं। रेल चक्का कारखाना के बारे में हमने कहा तो उन्होंने कहा कि पूछिएगा कि खाली चेन्नई और मद्रास के लोगों को नौकरी मिला है, लोकल्स को नहीं मिल पाया है। हाँ, लिस्ट निकाल ना दें, पता चल जाएगा किसके चेन्नई या मद्रास में जा करके है रेल चक्का फैक्ट्री। तो जो यहाँ पे जो सारण में है खुला हुआ, तो सारण की जनता के लिए ही ना है। और पूरे भारतवर्ष में इसका फायदा उठ रहा है कि भारतवर्ष भी अब चला गया है पाकिस्तान में, विदेश में। प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपकी फैमिली पर निजी हमला करते हैं, बीजेपी ने उनका कोई काम नहीं है, उनको काम नहीं है, बस खाली निजी हमला करना है। करने दीजिए, बहन बेटी को गाली देने का काम करेंगे। जो प्रज्वल रेवन्ना है उसको टिकट देने का काम करेंगे। ब्रिजभूषण पहलवान बेटियों के जो गुनहगार हैं उनको टिकट दे करके काम करने का काम करेंगे। तो इन लोग का चरित्र सब दिख रहा है जनता को। पर्सनल अटैक किया गया था कि किडनी दिया, कैसा क्या कहिएगा आज के दिन, क्या जवाब दीजिएगा? आज के दिन जनता, मेरी माताएं बहनें बोल रही हैं, अभी तुम सबसे मिल के आ रहे हैं, सब जवाब देने के लिए लाइन में खड़ी हैं। जा करके देख लीजिए, इस बार इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री आज फिर आ रहे हैं पटना, आने दीजिए ना, तो उनका काम है क्या है? प्रधानमंत्री का काम का रोड पे तो आ गए हैं, अब झोला उठा करके जाने का टाइम आ गया है। वो तो पाकिस्तान, मंगलसूत्र और क्या क्या बिरयानी, मुगल की बात करते हैं। हाँ, तो वही तो जाएंगे ना, अभी शाम में टिकट कटा के फिर चल जाएंगे पाकिस्तान, बिरयानी खा के आएंगे। जैसे जाते हैं बिरयानी खा करके आते हैं, इस बार फिर से सेवई खा करके आएंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? इस बार सारण की जनता, सारण की युवा बहनों महिलाओं की जीत होने वाली है। चलिए भैया हटिए, अब जाने की भी 5 सीटों पर मुकाबला जारी है और बिहार की सारण सीट से राजद की प्रत्याशी को आप सुन रहे थे, रोहिणी आचार्य को, जिन्होंने ताबड़तोड़ हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क पर तो आ गए हैं, अब झोला लेकर उठाकर जाने की बारी है। तो कहीं ना कहीं लगातार हमलेवार नजर आई वो पूरी तरीके से, और पीएम मोदी उनके निशाने पर रहे। आज मतदान का दिन है और बिहार की भी 5 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो इस बीच आपने सुना किस तरीके से सारण से राजद की जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आया। आज मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर रहे, लगातार वो अपनी जीत का दावा करती रही। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच तमाम बड़े दिग्गजों ने आज अपना वोट कास्ट किया है। इस मौके पर क्या कुछ कहा है, आपको एक बार वो सुनवाते हैं। बी टीम की तरह से, या आप सही कह रहे हैं कि बी टीम की तरह से बहुजन समाज पार्टी नहीं,
बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो हैं वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं हर जगह कि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा सकें, जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकें। और बी टीम सही माने में जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नहीं, बल्कि ये दोनों पार्टियां जो हैं बी टीम है। मतदान करके आए हैं और मैं समझता हूं हर किसी को मतदान करना चाहिए। अधिक से अधिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपना मतदान करे। मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे। बिल्कुल, तो देखिए लगातार आपने तमाम बड़े दिग्गजों को सुना। जहां दिनेश प्रताप सिंह को भी आपने सुना, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं रायबरेली सीट से और उनकी तरफ से बड़ा आश्वासन दिया गया और कहीं ना कहीं उनको प्रत्याशी बनाया गया। इसके लिए वो बहुत ज्यादा आभारी भी नजर आए हैं पार्टी के प्रति। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विजय हमारे संवाददाता रायबरेली से बने हुए हैं, राजकुमार हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता बने हुए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजकुमार, क्योंकि देखिए हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, अगर जिक्र करूं क्योंकि ब्रजेश पाठक जब पहुंचे उन्होंने स्वाति मालीवाल का जिक्र किया, लेकिन कैसरगंज जो सीट है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत भी है क्योंकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। अगर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है बयानबाजी में और महिलाओं का सम्मान कौन कितना करता है, ये जो एक बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर कैसा ये मुकाबला? से डरे हैं और बौखलाए। एक बात तो जरूर देखनी पड़ेगी कि इस चुनाव में बयानबाजी का मामला अगर देखा जाए तो जुबान इतनी हल्की हो गई है नेताओं की कि कोई कुछ भी कह दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमेशा जनता जो है वो जनार्दन होती है और जनता देखती है। जनता ये देखती है कि कौन नेता क्या कह सकता है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा 20 साल पीछे जाएं तो नेता के मायने बहुत महत्वपूर्ण होते थे। क्योंकि नेता अगर कोई बात कहता था तो एक ये होता था कि लोग उससे कहीं ना कहीं उससे एक तरह से ये लेते थे कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो कह रहा है ये समाज का एक अलग तरीके का आईना है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हुआ, जिस तरीके से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ, बहुत बड़े बड़े व्यापारी जो है वो अपने व्यापार को कहीं ना कहीं तरजीह देने के लिए इसमें आ गए और राजनीति का उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसी वजह से ये जो बयानबाजी, ये जो बयानों में जो गिरावट आई है, ये भी बहुत मायने रखते हो, बहुत चिंता का विषय इसको मानना चाहिए। जो बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्हें स्वाभाविक तौर पर सोचना चाहिए कि अगली पीढ़ियां यदि आएंगी तो वो किस तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगी। बहरहाल अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे जो हॉट सीट है वो रायबरेली के अलावा लखनऊ आते, क्योंकि देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अब फिलहाल रक्षा मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति जो शुरुआत की वो यहीं हैदरगंज और कैसरगंज के आसपास का जो इलाका है, ये जो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, कैसरगंज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ से जो इस समय जो कैंडिडेट हैं वो पिता की जगह पुत्र ने एक कमान संभाली है। और तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम एक साल तक जिस तरीके से जो खिलाड़ी थी उन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद का कहीं ना कहीं एक तरह से मूक संरक्षण करती रही। अब उनके बेटे मैदान में हैं, क्या परिणाम आएंगे ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कई बार
वो जो इलाका है, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें उन्नति, तो उस इलाके में एक बार सिंपैथी बहुत गेन होती है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बहुत अंतिम पायदान पे डेली, मतलब मुफलिसी का जो दौर है, अगर वो देखना तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 7 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध से जो दूर एक आदमी रहता है उसमें क्योंकि अब इस बार जो चुनाव आयोग की जो नई रणनीति आई है, जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने बार बार अपील की है कि लोग बाहर निकलें, बाहर निकल के वोट करें। वोट ऑफ परसेंटेज बहुत तय करेगा कि किस तरीके से ये चुनाव किस दिशा में जाता है। अभी तक पिछले जो 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें तमाम प्रयासों के बावजूद जो वोट ऑफ परसेंटेज रहा है वो पोस्ट ऑफ परसेंटेज बहुत बेहतर नहीं रहा, जिसको बहुत बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये जो अपील है, इस अपील को स्वाभाविक तौर पर लोगों को मानना चाहिए और लोगों को वोट देनी चाहिए। अब कैसरगंज में किस तरीके से कमल खिलता है या फिर एनडी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं लीड लेगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अदावत जो वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव लड़ने के जो प्रत्याशी हैं, उनकी भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। क्योंकि जब एक नया चेहरा चुनाव में आता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन क्योंकि उनके पिता जो है वो कंधे से कंधा लगा के उनके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए वो जो चुनाव है वो चुनाव बहुत दिलचस्प है। उसके अलावा लखनऊ आ जाइए, और लखनऊ से बाराबंकी और ये जो इलाका है पूरा अमेठी, रायबरेली और ये सारा के सारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आप ये मान के चलिए कि राजनीतिक रूप से क्योंकि अवेयर हो चुके हैं। 4 चरण का जो चुनाव है उस चुनाव में किस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है। स्वाभाविक तौर पर जो नेता हैं, उन नेताओं ने अपने जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों ने अपने मतदान को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए हैं। लेकिन शाम तक इसके क्या परिणाम आते हैं ये देखना वो वाकई देखना में बहुत काफी दिलचस्प ज्यादा होगा। दिलचस्प चुनाव रहने वाला है। बहुत ठीक है शानदार हो रहा है, चुनाव बहुत अहम है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। रायबरेली से हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हुए। तो विजय, रायबरेली वो सीट है जिसे फतेह करने के लिए तमाम सियासी दलों ने तमाम वादे किए, तमाम दावे किए। उन वादों का क्या कुछ असर आज 5वें चरण के रण में देखने को मिल रहा है, और किस तरह से मतदान प्रक्रिया अभी देखने को मिल रही है? क्या कुछ तस्वीरें अभी की? जी मैं ऐसा बता दूं, सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अभी 8:30 के ऊपर हो चुका है, लेकिन धूप ज्यादा जिस तरह दोपहर की तरफ जाते जाएंगे उस तरह लोगों का आना कम होगा, फिर शाम को फिर तेजी हो जाएगी। लेकिन बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली इस समय हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी लड़ रहे हैं और कांग्रेस का गढ़ में माना जाता है। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह भी भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो भी एक अच्छे चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, स्वतंत्र प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन बात की जाए, इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है राहुल गांधी के तो कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने के लिए। लेकिन ये तो आने वाला 4 तारीख को पता लगेगा कि कांग्रेस का गढ़ टूटता है या फिर वैसे के वैसे रहता है। फिर हम बात बता दें, पहली बार हुआ है कि कांग्रेस प्रत्याशी खुद इस बार यहाँ पे है नहीं, कि क्योंकि इसके पहले अगर कोई प्रत्याशी यहाँ से रहता था, सोनिया गांधी रहती थी तो प्रचार करती थी, प्रचार करने के बाद निकल जाती थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद मौजूद हैं और खुद घूम रहे हैं बूथ बूथ। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रचार तो किया गया है, लेकिन उसका कितना असर होता है ये देखना होगा। राजकुमार, सीधा आपके पास लौटती हूँ, क्योंकि विजय से देखिए हम लोग रायबरेली सीट की चर्चा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद हालांकि जीत ज्यादातर कांग्रेस की रही है, लेकिन 3 बार ऐसे मौके भी आए हैं इतिहास के पन्नों में जहां पर कांग्रेस हारी है रायबरेली सीट से भी। लेकिन क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह मैदान में है और उन्हें देखिए पंचवटी भी कहा जाता है, जब वो कांग्रेस में थे तो अच्छा खासा उनका दबदबा था, और उसके बाद भी क्योंकि ग्राउंड जीरो से वो जुड़े हुए नेता हैं, कितना कड़ा मुकाबला आप ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक किला मैं मानती हूँ कि कांग्रेस के खाते में रहा है, लेकिन इस बार ये मुकाबला, क्योंकि अमेठी छोड़कर रायबरेली राहुल गांधी आए हैं, तो ऐसे में कैसा समझा जा रहा है, कैसा कितनी टक्कर है? देखिए उन्नति, अगर वहाँ की भौगोलिक स्थिति को हम लोग समझें तो ये दोनों सीटें बिल्कुल लगी हुई हैं जी। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई, उन योजनाओं को बॉर्डर के आसपास लगाया गया कि रायबरेली अगर 4 किलोमीटर इधर निकलेंगे तो रायबरेली हो जाएगा, फिर अमेठी हो जाएगा। तो ये जो इलाका दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों इलाकों के लगे होने की वजह से बहुत अहम ये हो जाता है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है, जब देखिए जब अपने लोग जो है हटके और अपने सामने खड़े होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर आने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन क्योंकि राजनीति एक अंधा कुआं है, और चुनाव तो बिल्कुल वास्तव में अंधा कुआं है, गुप्त मतदान है, मतदान किस तरफ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को अगर भेजा है तो बहुत सोच समझ के भेजा होगा,
लेकिन रायबरेली की जो विधायक हैं अदिति सिंह जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी नाराज़ दिख रही थी, मीडिया में भी खुल के कुछ चीज़ें बाहर आईं। लेकिन क्योंकि चुनाव, ये जो रायबरेली का जो चुनाव है, रायबरेली में जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी टीम चुनाव लड़ रही है, वो एक ऐसा चुनाव बन गया है रायबरेली और अमेठी का कि दोनों चुनाव बहुत अहम। अगर अमेठी की बात कर लें तो अमेठी में केएल मुद्दा विहीन है, कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं। भारत उत्थान की ओर बढ़ रहा है, भारत डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। भारत विश्व पटल पर मोदी जी ने भारत का मान स्वाभिमान ऊंचा किया है। इसके नाते हर व्यक्ति से निवेदन है कि कमल का बटन दबाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और 400 पार के साथ। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा, कोई बात नहीं है, विपक्ष का काम ही है। विपक्ष अगर इसी के नाते तो विपक्ष कहीं 400 पे था और कहीं 40 हो गई। तो देखिए, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को आप सुन रहे थे, जहां किस तरीके से विकसित भारत के लिए और मान जो भारत का बड़ा है उसके लिए मतदान करना चाहिए। तो परेश रावल को आप देख रहे हैं वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। तो बड़े दिग्गज सितारे हैं ये सब जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि आज इस लोकतंत्र के बड़े महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। और अपने अभिनय से तो वो जनता और महफिल लूट लेते हैं, लेकिन इसी के साथ अपने बेबाकी से जब वो अपनी बात रखते हैं कई गंभीर मुद्दों को लेकर, तब भी जनता उनको सुनना चाहती है। और ऐसे में परेश रावल पहुंचे हुए हैं, लगातार अपने मत का प्रयोग वो कर रहे हैं। इससे पहले आपने महंत राजू दास को भी सुना, जहां उन्होंने कहा कि भारत का मान आज विश्व में बढ़ रहा है और इसके लिए मतदान हमें करना है। तो विपक्ष को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष पर जब सवाल किया गया तो वो कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर आए, यानी कि आश्वासन विश्वास जो है एक के प्रति उनका नजर आया है। तो तस्वीरें परेश रावल की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अपना वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है और एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता वो हैं, लगातार अपने अभिनय से वो महफिल लूट ले जाते हैं, लेकिन इसी के साथ कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र वो करते हैं, गंभीरता से अपनी बात रखते हैं। और देखिए, अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे थे और मतदान उन्होंने किया है। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि पहले तो वोट डालना चाहिए, गर्मी हो ठंडी हो वोट डालना चाहिए। और ये वोट आप आने वाले 5 साल के लिए नहीं डाल रहे हैं, आने वाले 50 साल के लिए डाल रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए डाल रहे हैं, इंडिया के लिए डाल रहे हैं। ये समझ के वोट डालना चाहिए। भारत का सपना विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, 2047 का लक्ष्य लेके आगे चल रहे हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है पूरे देश भर के लिए? वो सपना पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत महत्व है। थैंक यू। तो देखिए, आज सपना पूरा करने के लिए आज का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 सालों के लिए वोट नहीं डल रहा है, बल्कि 50 सालों के लिए तकदीर का फैसला हो जाएगा और इसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, इसके लिए लगातार वो अपील करते हुए नजर आए हैं। ठीक है राजकुमार, सीधा आपके पास लौटती हूँ, क्या आप अपनी बात रख रहे थे, आगे बढ़िए, उसके बाद विजय का रुख करते हैं। एक बार जरा उन्नति अपना प्रश्न दोहराइएगा। बिल्कुल, देखिए, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे रायबरेली सीट की, जहां किस तरीके से ऐसे 3 मौके आए जब कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह मैदान में उतरे हुए हैं, बीजेपी ने विश्वास जताया है और अच्छे खासे नेता रहे हैं और ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए रहे हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। तो कितना टक्कर, कैसा मुकाबला? देखिए उन्नति, मुकाबला बहुत अच्छा है और हम लोग अपनी बात कर रहे थे, हम लोग अमेठी पहुंचे थे और केएल शर्मा की बात कर रहे थे। केएल शर्मा जो है वो उस क्षेत्र को हमेशा देखते रहे हैं, रायबरेली और अमेठी, लेकिन जो वहाँ राहुल गांधी की जो ताकत है वो उनकी बड़ी बहन है। और प्रियंका जो है, प्रियंका जिस तरीके से चुनाव प्रचार उन्होंने किया और उन्होंने आम महिलाओं, आम घर तक जाने का प्रयास किया, क्योंकि जिस आप सोच के देखिए कि 40 वर्षों तक जिसकी वहाँ पे विरासत रही हो और 12 साल की उम्र में कुछ लोग पहुँचे हों, 12-14 साल की उम्र में जब वहाँ पहुँचे हों और जाके लोगों को देखा हो करीब से, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत अहम हो जाता है। और यही कभी एक समय यह रहा होगा कि दिनेश प्रताप सिंह जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, यही उन पगडंडियों पर लेके जाया करते होंगे, वो रास्ते बताया करते होंगे कि ये गांव फलाना है, ये गांव फलाना है, इस गांव में फलाने आदमी बहुत महत्वपूर्ण है, इस गांव में फलाने आदमी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ के सरपंच ये हैं, यहाँ के सरपंच ये हैं। तो आप ये देखिए कि जिन्होंने वो रास्ते दिखाए होंगे, आज उन रास्तों पर वो ये कहेंगे जाकर कि आप वोट उन्हें नहीं, वोट हमें दीजिएगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार परिस्थितियों में, लेकिन क्योंकि दौर है, चुनाव है और चुनाव में
हर किसी का जो है एक अधिकार होता है, और जब उम्मीदवार हो जाते हैं, उम्मीदवार अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कोई चुनाव का मतलब नहीं रह जाता। तो चुनाव इतना रोचक है अमेठी और रायबरेली, उसके अलावा लखनऊ में भी बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। लखनऊ से जब निकलते हैं तो लखनऊ की तरफ से निकलती हुई जो बिहार है वो बिहार रायबरेली और अमेठी तक पहुंचती है। अमेठी और रायबरेली के अलावा जिस तरीके की जो 14 जो लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पूरा विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आज हम चौथे चरण में जहां खड़े हैं, सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव पहली बार उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे हो रहा है। अगर पहले चरण की बात करें तो 10 सीट थी, उसके अलावा 9 सीटों पर चुनाव हुआ, आज 14 सीटों पर चुनाव है। तो स्वाभाविक तौर पर, और देखिए जो 48-49 सीटों पर जिन पर चुनाव हो रहा है उनमें से 40 सीटें एनडीए के पास है, केवल 9 सीटें उनसे बाहर है। तो अपने गढ़ को बचाना एनडीए के लिए बहुत अहम। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं तो महाराष्ट्र की बात जरूर करनी पड़ेगी। पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर नेताओं में हैं। पीयूष गोयल के पिता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे और उस समय कोषाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को फंड की आवश्यकता थी। आज वो नवी मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे जो दिग्गज हैं उनकी सबकी प्रतिष्ठा दांव पे है। उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा की 28 सीटों के लिए भी मतदान आज हो रहा है। तो ये जो देश है, देश इतना विशाल है, इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर वहीं आके चीज़ें रुकती हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं इस देश का दिल है। और इतना अहम 80 जो लोकसभा सीटें हैं, यहीं से रास्ता निकल के जाता है। और ये जो चुनाव है, ये जो चौथे चरण का चुनाव है, ये चौथे चरण का चुनाव इसलिए भी बहुत उन्नति महत्वपूर्ण हो जाता है। पांचवा चरण में जब मतदान होगा 25 तारीख को, राजकुमार, बिल्कुल बनारस में भी मतदान होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि देश का दिल माना जाता है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में इस दिल को कौन जीतने में कामयाब रहता है ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ लगातार रायबरेली से विजय भी बने हुए हैं, उनका रुख करते हुए। तो विजय, अगर रायबरेली सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के सामने माना बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन अगर राहुल गांधी की ही बात कर ली जाए, कांग्रेस की भी बात कर ली जाए, तो सोनिया गांधी की परंपरागत सीट को बचाने के लिए राहुल गांधी के सामने कितनी ज्यादा चुनौतियां देख पा रहे हैं, और उन चुनौतियों को निपटने के लिए कितना ज्यादा जनता साथ दे रही है तमाम सियासी दलों का? जी नीति, आपको बता दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन ने यहाँ अपनी पूरी दमखम दिखाया है बीजेपी को वो करने के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह लगातार यहाँ लोगों से जुड़े रहे, तो राहुल गांधी के लिए एक चुनौती का हो सकता है। लेकिन बात की जाए कि जिस तरह गृह मंत्री लगातार 2 यहाँ जनसभाएं की, ऊंचाहार और सदर। ऊंचाहार में मनोज पांडे पहले तो कुछ नाखुश दिखे थे भाजपा से, लेकिन बाद में वो भाजपा के साथ आ गए और वहां से प्रचार करना चालू किए। तो ये मनोज पांडे के आने के बाद से ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है, ये भी भाजपा की तरफ ब्राह्मण जुड़ने लगे। तो इस बार राहुल गांधी को यहाँ कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और विजय, भाजपा ने इस बार ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जिससे रायबरेली की नब्ज का बहुत ज्यादा पता है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि एक कड़ा और बड़ा मुकाबला मिलने वाला है कांग्रेस को भी इस सीट पर। बता दूं 2019 में भी दिनेश प्रताप सिंह को भाजपा ने उतारा था। कुछ ही वोटों से सिर्फ हारे थे दिनेश प्रताप सिंह, इसलिए दोबारा उन पर भरोसा जताया है भाजपा ने। बिल्कुल ठीक है, बहुत कड़ा मुकाबला है और लगातार जिस तरीके से रायबरेली पर सभी की निगाहें हैं, तो 4 जून को क्या फैसला सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है कि नहीं? बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे से 5वें चरण के जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मत के केंद्र पर पहुंचे हुए थे, और अभी देख रहे हैं तो सुबह से बराबर कतारें लगी हुई हैं और जो युवा वोटर उस पर काफी उत्साह दिख रहा है अपने मत का प्रयोग करने में। हमीरपुर लोकसभा में 18,34,000 पूरे मतदान है जो अब आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और ईवीएम में उनका कैद करेंगे। आने वाली 4 तारीख को फैसला होगा कि हमीरपुर लोकसभा से कौन जीतकर दिल्ली पहुंचता। मेरे साथ में एक युवा है, वो अपने मत का प्रयोग करना है, उनसे मैं बातचीत करने के प्रयास कर रहा हूँ कि वो किन मुद्दों को लेकर और महिला सशक्तिकरण में क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो अपने मत का प्रयोग करना है। क्या नाम है आपका? अजय जी, आप किस प्रकार की सरकारें चाहती हैं?
निष्पक्ष और महिला सशक्तिकरण। क्या लगता है, गुंडा राज हो या महिला सशक्तिकरण हो या किन मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आज आपने मत किया का प्रयोग किया? विकास को लेकर, ये इन्होंने विकास को लेकर बताया। एक आंटी मेरे साथ में और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या नाम है आंटी आपका? सत्या जी, ये बताइए आज आपने मत का प्रयोग किया है, किसकी सरकार चुनेंगी और क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकारें आपको पसंद है? गुंडा राज हो जिसमें या महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान हो, क्या चाहते हैं? महिला सम्मान जी। ये मैं देखिए आपको मैं बताना चाहूँ कि लगातार इस समय जो करीब 9:30 बज चुके हैं, 10% के आसपास मतदान अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। मैं बराबर पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मतदान जाते हुए दिखाई दे रहा है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। आज सबसे बड़ी बात तो होगा मुद्दों को लेकर, जो विकास है, जो महिलाओं का सम्मान है और जो हमीरपुर की सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी और शिक्षा। लेकिन अमित, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 9:30 बजे का समय हो चुका है और ऐसे में चाहिए तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, पर फिलहाल यहाँ पर लोग उतना ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं जितना कि उनको आना चाहिए था। और जैसा कि आपसे पल पल का अपडेट आगे भी लेते रहेंगे, लगातार मतदान प्रक्रिया जारी है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि शाम तक किस तरह का वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आता है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का, जहां 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो कई दिग्गजों की साख दांव पर है। मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान जारी है। 5वें चरण का ये रण है। 49 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं 8 राज्यों की। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटें बेहद ही खास हैं, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, जहां बीएसपी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, लेकिन नेक टू नेक फाइट जो है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। और बेहद ही खास सीटें हैं। लखनऊ की बात कर ली जाए, रायबरेली की बात कर ली जाए, अमेठी की बात कर ली जाए, फतेहपुर की बात कर ली जाए, फैजाबाद की बात कर ली जाए, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर तमाम दिग्गज मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है और लगातार बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। और वहीं 2019 का अगर जिक्र करें तो इन 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही थी। रायबरेली महज एकमात्र सीट थी जो कि कांग्रेस पार्टी ने जिसपे जीत हासिल की थी। तो मोदी लहर का 2024 में कितना असर देखने को मिलता है, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो ये देखना वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और जैसा कि मेरी सहयोगी उन्नति ने भी अभी इसी बात का जिक्र किया कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है और 8 राज्यों की 49 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिसमें से यूपी की 14 सीटें भी हैं जहां पर मतदान चल रहा है। यूपी के तमाम जिलों में इस वक्त शांतिपूर्वक तरीके से मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर भी मतदान लगातार जारी रहता हुआ। और यूपी की 14 सीटों की अगर बात की जाए तो यूपी में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में इस वक्त मतदान चल रहा है। साथ ही साथ अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर के साथ बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, साख दांव पर लगी हुई है और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन तमाम दिग्गजों की किस्मत पर अपना फैसला सुना रही है।
तो बिल्कुल इस बीच देखिए ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि मुंबई उत्तरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती वोट कास्ट करने पहुंची, उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। दुर्गा शंकर मिश्र हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्य सचिव हैं वो उत्तर प्रदेश के। इसी के साथ बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि वो मतदान करने पहुंचे। इसी के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से शक्तिकांत दास पहुंचे हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं वो, और इस दौरान एक लोकतंत्र का महापर्व, तो पूर्व गवर्नर, और इसी के साथ लगातार ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से मतदाता जो हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और बिहार में 9 बजे तक का मत प्रतिशत 8.86% रहा है। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत 7.63% रहा। झारखंड में 11.68% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। लद्दाख में थोड़ा सा ज़्यादा 10% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में कम रह गया है 6.33%। ओडिशा में 9 बजे तक 6.87% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के मतदाता जागरूक नजर आए हैं, 12.28% मतदान होता हुआ। पश्चिम बंगाल में 15% से ज़्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। तो 5वें चरण में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 7.63% मतदान होता हुआ। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11.68% मतदान हो चुका है। वहीं लद्दाख की बात कर ली जाए तो 10.51% मतदान यहां पर हुआ है। महाराष्ट्र में 6.33%, ओडिशा में 9 बजे तक 6.87% मतदान होता हुआ। उत्तर प्रदेश में 12.89% मतदान। और भारी बहुमत के साथ बनेगी। उछल कूद बहुत हुआ है लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेताजी कर्णभूषण सिंह के तौर पर उनकी प्रत्याशी होने के तौर पर उनकी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? क्या आपका रसूख जो था, दबदबा था, उसको आगे बढ़ाते हुए कर्णभूषण आगे दिखाएंगे? कर्णभूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी हैं और सीधे हम लोग गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो कोई रहने वाला उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे? तो मुद्दे कुछ और रहने वाले हैं यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं, देखिए कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, बृजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती है? बाई फाल मारेंगे और क्या है, बाई फाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी? बाई फाल चित। एक बार विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान है। हाँ, ये नेताजी 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिम्पल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ, यानी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो अपनी पार्टी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, अपनी बात रखने का उन्हें हक है। ठीक तो देखिए 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां कैसरगंज से कर्णभूषण सिंह मैदान में है, लेकिन उनके पिताजी बृजभूषण शरण सिंह को आपने सुना जिसमें वो जीत का दावा कर रहे हैं अपने पुत्र के लिए। तो वहीं अमेठी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद ही खास। अमेठी वो किला है जहां पर उन्होंने एक कांग्रेस का जो गढ़ रही थी उसे भेदने का काम किया है और ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को मात दी थी और ऐसे में एक बार फिर से अमेठी सीट से वो लड़ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अमेठी की जनता के बीच जो उनका रहना रहा है और दिलचस्पी रही है, उसको लेकर ये मुकाबला और ज्यादा खास होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं जो कि अपडेट दे रहे हैं कि आखिर मतदान की ये प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो एक तरफ स्मृति ईरानी अमेठी से बीजेपी के प्रत्याशी पहुंची हुई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, उनकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हुए हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
राघवेंद्र, देखिए अमेठी का मुकाबला भी कम दिलचस्प नहीं है। एक वो किला जो कि कांग्रेस का गढ़ रहता था, लेकिन स्मृति ईरानी ने उसे भेद दिया और ऐसे में उसी को ध्यान में रखते हुए वापस से उनको रिपीट किया गया है। वो पहुंची हुई हैं। कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल उन्नत, अगर अमेठी के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो सारी सीटों पे दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। हम अमेठी की बात करें तो पिछली बार के चुनाव में राहुल गांधी को वहां से हार का सामना करना पड़ा था और स्मृति ईरानी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये माना जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं और कांग्रेस के न जाने कितने नेता जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने इन लोकसभा सीटों से अपनी ताल ठोकी थी। स्मृति ईरानी दूसरी बार लड़ रही है। KL शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा बाजी कौन मारता है। वहीं रायबरेली की बात कर लें तो दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी में सामना है। हालांकि राहुल गांधी का पलड़ा वहां भारी दिखाई दे रहा है। रायबरेली में लखनऊ की निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, धन्यवाद। चलते जाइए, भाई साहब चलते जाइए। धन्यवाद। चलिए भाई साहब। आप सुन रहे थे, जीत को लेकर आश्वस्त है वो लगातार और अपना वोट उन्होंने कास्ट कर लिया है। तस्वीरें बेहद ही खास है। लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व और ये दिग्गज सितारे, दिग्गज जिन पर कहीं ना कहीं भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, वोट कास्ट करने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें करते हुए वो नजर आई हैं। जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आई हैं। लगातार राघवेंद्र जिक्र कर रहे थे अमेठी सीट का, उत्तर प्रदेश के आज इन 14 सीटों का, जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जी राघवेंद्र। जी तो बात अगर हम लखनऊ की कर लें, अमेठी रायबरेली के अलावा, तो लखनऊ वो हॉट सीट है जहां से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। यहाँ चूंकि हॉट सीट है, प्रदेश की राजधानी है। हम पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात करें तो उन्होंने अपना मतदान कर चुका है। वहीं ब्रजेश पाठक की बात करें जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर चुका है। इसके अलावा हम बात करें दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिए हैं। DGP, मुख्य सचिव, उन लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। पंकज सिंह जो बीजेपी से विधायक हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया। मोहनलालगंज से जो प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया। वहीं राजनाथ सिंह ठीक 10:30 बजे गोमती नगर अपने मतदान केंद्र पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। और बात कर लें कि पूरा ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या है, तो मतदाताओं में वो रुझान नहीं दिख रहा है, उस तरह की जागरूकता नहीं दिख रही है कि एक लंबी लाइन लग रही हो और अपने मत का प्रयोग जनता कर रही हो। मत प्रतिशत धीमा होने का एक कारण है कि मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले जो चरण के मतदान हुए उसकी अपेक्षा कुछ सुधरा हुआ मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरह का मत प्रतिशत नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह का दिखना चाहिए, कि क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और मत का प्रयोग ये बहुत बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को हर मतदाता को, हर नागरिक को पहचानना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। नेटवर्क 10 भी इसकी अपील करता है कि सारे मतदाता अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। वहीं हम बात करें रायबरेली की, तो दिनेश प्रताप सिंह अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और राहुल गांधी वहां पर से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में मुकाबला इसलिए दिलचस्प इस बार दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस धड़े के जो दो बड़े नेता थे, हम अदिति सिंह की बात कर लें या दिनेश प्रताप सिंह स्वयं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में थे, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मुख्य सचेतक मनोज पांडे इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वहीं हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की बात कर लें तो वो कांग्रेस में इस समय है। तो देखना होगा रायबरेली आखिर होती किसकी है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट पे बात जब हम लोग करते हैं तो राहुल गांधी के प्रति एक भावनात्मक अपील जनता के मन में है और इमोशनल अपील सोनिया गांधी ने जिस तरह से की थी उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इससे भी इनकार नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह के विकास के कार्य किए गए, गरीबों की योजनाएं चलाई गई, उसका भी प्रभाव जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखते हैं 4 जून को। ठीक है, तो मत प्रतिशत 9 बजे तक का कितना रहा है यूपी की 14 सीटों पर, अब वो जान लेते हैं।
इस वक्त की बड़ी जानकारी। अमेठी में 9 बजे तक 13.45% मतदान होता हुआ, बांदा में 14.57% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। बाराबंकी में कम रह गया है, 12.73% मतदान हुआ है। फैजाबाद में 14% मतदान होता हुआ, फतेहपुर में 14.28% मतदान हो चुका है। गोंडा में सुबह 9 बजे तक 9.55% मतदान होता हुआ। वहीं हमीरपुर की बात कर ली जाए तो 9 बजे तक 13.61% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक के हिसाब का हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वो तमाम जिले जहां पर कैसरगंज 13.04% मतदान हुआ है 9 बजे तक, और शामली में 10.49% मतदान हुआ है। इसी के साथ लखनऊ में 10.39% मतदान हुआ है। मोहनलालगंज में 13.86% मतदान हुआ है 9 बजे तक। रायबरेली में 13.60% मतदान हुआ है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार चौधरी, अभी कुछ देर पहले हम ब्रजभूषण शरण सिंह को सुन रहे थे, जो कि अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन राजकुमार, ब्रजभूषण शरण सिंह वो नाम रहा है जो इस साल काफी ज्यादा विवादों से घिरा रहा, और उन्हीं विवादों को लेकर वो अपनी जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त नजर आए कि उन विवादों की वजह से ही वो उनको जीत हासिल होगी। तो ऐसे में उन विवादों का क्या कुछ असर देख पा रहे हैं इस बार के चुनाव में आप? देखिए मनीषा, ब्रजभूषण शरण सिंह एक आक्रामक नेता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अब तक राजनीति की है, उनका राजनीति करने का अपना एक स्टाइल है, और उस स्टाइल के दम पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और कैसरगंज और गोंडा बलरामपुर वाला जो इलाका है, उस इलाके में काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। हमेशा खेलों के प्रति उनका लगाव रहा, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन जिस तरीके के गंभीर आरोप उन पर लगे, वो स्वाभाविक तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत शर्मनाक होते हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी ने जिस तरीके से उनको किनारे करके उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया है, तो पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस बात को माना है कि वो आरोपी हैं। तो जब आरोप लग जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसको थोड़ा सा एक तरह से कलंक की तरह से माना जाना चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से अभी अपील की है, अभी तक जो जिस तरीके का वो प्रचार कर रहे थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रचार में कर रहे थे, उससे थोड़ा सा नीचे जरूर उतरने के। भाई जनता से मैं अपील करता हूँ कि वो वोट करें। और मेरा बेटा जो है वो संस्कारों में पला है, और हमेशा उसने गांव और गरीब की बात की है, उसने बहुत करीब से राजनीति को देखा है। तो जब एक राजनीतिक परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो स्वाभाविक तौर पर वो उसे संस्कार उसी तरीके के मिलते हैं। और उन्होंने एक गारंटी देने का प्रयास किया है, वोटरों को ये बताने का प्रयास किया है कि मुझ पर जो आरोप लगे थे वो आरोप जो है वो बहुत गंभीर थे, लेकिन मेरा बेटा अब इस समय चुनाव मैदान में है, और आप उसको वोट करिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके के परिणाम निकलते हैं। लेकिन चुनाव होता है, और चुनाव को अंतिम समय तक किस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं, हमारे सामने इतिहास के पन्नों को यदि पलटते हैं तो एक एक वोट से लोग हार गए। जो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, सीपी जोशी राजस्थान के बड़े कद्दावर नेता थे, वो केवल एक वोट से हार गए। अगर एक वोट से ना हारे होते तो शायद वो मुख्यमंत्री बन गए होते। इसलिए किसी भी चुनाव को बहुत अंधेरे में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जरूर निकल के आई है कि तकरीबन जो 9 घंटे, जो 7 बजे से 9 बजे तक का जो 2 घंटे का जो मतदान है, वो मतदान 12% के आसपास पहुंचा है। तो पिछले अगर हम आंकड़ों को देखें, पिछले 3 चरण के जो आंकड़े हैं उनको अगर देखें तो उससे थोड़ी सी और स्थिति बेहतर होती हुई दिखी है। लेकिन शाम तक क्या स्थिति होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और देखिए शाम की तस्वीर का तो इंतजार हो रहा है। लेकिन राघवेंद्र, इस बीच में चाहूंगी कि ये जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया उत्तर प्रदेश में, उसका जरा विश्लेषण कीजिए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में महज 10% मतदान हुआ है, फैजाबाद में 14% मतदान हुआ है। क्या ये मतदान प्रतिशत बता रहा है मतदाता कितने जागरूक हैं, और राजधानी में इतना धीमा मतदान क्यों हो रहा है?
उन्हें तो मुझे 2-3 कारण समझ में आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि मतदाताओं में उस तरह की जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि करोड़ों युवा मतदाता हैं जिन्हें पहली बार भी वोट डालना है, उनके अंदर भी उस तरह की जागरूकता अपने मतदान को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। और इसके अलावा पूरी चुनावी प्रक्रिया, जिस तरह खर्चों को कम किया गया, जिस तरह पहले प्रचार होता था उस तरह का प्रचार नहीं हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेन भी अब उस तरह नहीं हो रहा है। एक कारण वो भी है कि जनता घरों से निकल नहीं रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जब सरकार बदलनी होती है, जनता में नाराजगी होती है कि नहीं अभी सरकार को बदल दो, और सरकार के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के जैसे आरोप लगते हैं तब भी वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ 3-4% ज़्यादा दिखाई देता है। और उस तरह का भी कोई माहौल नहीं है या उस तरह की कहीं से कोई बात नहीं है, जनता में नाराजगी नहीं है, एक वो भी कारण है। और एक कारण और मुझे समझ में आता है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जब चुनावी मोड में गई और अब की बार 400 पार का नारा लगाई, एक आम जनमानस में उसका जो वोट बैंक है उसे लगा कि 400 पार हो रहा है तो अगर हम वोट डालने नहीं जाएंगे तब भी जीत दर्ज हो सकती है, नहीं 400 तो 350 आ जाएगा। एक कारण ये भी हो सकता है। इतना जरूर है कि इतने निर्वाचन आयोग द्वारा अपील करने के बाद, सारे राजनीतिक दलों द्वारा इतना अपील करने के बाद, देश के पीएम द्वारा अपील करने के बाद भी मत प्रतिशत कम होना ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये हमारे संवैधानिक ढांचे के लिए सही नहीं है। एहसास से बिल्कुल विचलित हो चुका है। जाकर इंडी गठबंधन वाले से पूछिए, यहाँ तो बिहार में 400, देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 एनडीए। जमानत जब्त हो जाने वाली है इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन वाले का। संविधान बदलने का आप लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग संविधान बदलने की तैयारी आप लोगों की। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 वर्षों में संविधान को सम्मान भी सबसे ज्यादा मिला है, लोकतंत्र की पूजा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और संविधान की पूजा क्या है? देश को सुरक्षित रखना, देश के सम्मान को बढ़ना। संविधान की भावना क्या है? देश में गरीबों का सम्मान हो, देश से गरीबी मिटे, गरीबों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, युवाओं को अवसर मिले, यह हमारे संविधान की भावना है। देश हमारा अखंड रहे, यह सब काम 10 वर्षों में जितना संविधान के भाव के अनुरूप हुआ है। संविधान की पूजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रधानमंत्री काल को प्रारंभ किया था। ये लोग क्या बोलेंगे? संविधान को 1974 में धजिया उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे लालू जी, जनता आपसे सवाल कर रही है। जहां भी जयप्रकाश जी की आत्मा, लोहिया जी की आत्मा होगी, आज आपको बद्दुआ दे रही होगी कि आप कांग्रेस जो लोकतंत्र की हत्यारी है उसके गोद में बैठ गए, जो इस देश में गरीबी को बढ़ाया, गरीबों का जिसने मजाक उड़ाया, युवाओं को जिसने धोखा दिया, देश में जिसने अशांति लाई, जिसने आतंकवाद को जिस कांग्रेस ने पैदा किया, और जहां अलगाववाद को बढ़ावा मिला, तुष्टीकरण की नीति इंडी गठबंधन वालों ने अपनाया, जिसके कारण आज देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने की इन्होंने कोशिश की, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। इस देश का आशीर्वाद, इस देश के गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी को गरीबों का आशीर्वाद है। ये लोग क्या बोलेंगे? तो नित्यानंद राय को सुन रहे थे, जिनके निशाने पर कांग्रेस और लालू प्रसाद रहे। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मुद्दा विहीन है पूरा विपक्ष, और ऐसे में मुद्दा विहीन विपक्ष को बताते हुए वो जमकर हमलावर नजर आए। और एक बार फिर से उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों को भी गिनवाने का काम किया और प्रधानमंत्री की सराहना भी की। तो राघवेंद्र, हम चाहेंगे कि अपनी बात को पूरा करें। और इसके अलावा मुझे एक कारण और समझ में आता है कि पहले प्राय ऐसा देखा जाता था कि एक एक व्यक्ति 3-4 जगह से उसकी मतदाता सूची में नाम होते थे। मतदाता सूची में भी जिस तरह से आधार कार्ड के आधार पर और परमानेंट एड्रेस के आधार पर एक जगह वोटर आईडी कार्ड जब से बनने लगे, उसके बाद से ये चुनाव हो रहा है, तो मत प्रतिशत घटने का एक कारण मुझे ये भी समझ में आता है कि अब एक व्यक्ति एक ही जगह वोट दे पा रहा है, तो इसके वजह से भी 1-2% वोट प्रतिशत कम हो रहा है। वैसे मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है, जागरूकता का अभाव मतदाताओं में,
जिस तरह से इतनी अपील करने के बाद भी अगर मतदाता निकल नहीं रहे तो वास्तव में ये मतदाताओं की ही शिथिलता बरतने की बात कही जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें पूरे प्रदेश में तो कहीं कहीं ईवीएम खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं, जहां पे फिर से ईवीएम बदली गई हैं, दूसरी ईवीएम से मत पड़ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पूरे शांति तरीके से, चाहे हम फतेहपुर की बात कर लें, हमीरपुर की बात कर लें या रायबरेली अमेठी की बात कर लें, कैसरगंज की बात कर लें, फैजाबाद की बात कर लें, हम लखनऊ की बात कर लें, हम जितने भी 14 जगह पे जहाँ पे आज मतदान हो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजकुमार, आपका रुख करती हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम लोग वोटिंग परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं, देखिए एक तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने, तो वहीं ये वोटिंग प्रतिशत जो लगातार गिरावट जिसमें दर्ज की जा रही है उसके क्या मायने समझ में आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि 80 में 80 लाएंगे, लेकिन ये कहीं मुश्किल नहीं होता जा रहा उत्तर प्रदेश में खासतौर से? देखिए उन्नति, मेरा विश्लेषण इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और इस समय पन्ना प्रमुख एक पन्ने पर जितनी वोट होती हैं वो एक कार्यकर्ता को दी, उस कार्यकर्ता को कहा कि आपको इन वोटों को सजे के जिस दिन मतदान होगा उस दिन आपको मतदान केंद्र तक लेके आना है। वो पन्ना प्रमुख उन्हीं वोटों को केवल सजे रहा है, उनके बीच में गया, उनसे मिला, रोज मुलाकात, क्योंकि वो जो पन्ना प्रमुख है वो पन्ना प्रमुख केवल उसी इलाके का बनाया गया जिस इलाके में उसकी वोट है। अगर वो 50 लोगों को वोट करने के लिए बूथ तक नहीं लेके आ रहा तो स्वाभाविक तौर पर ये मान के देखिए कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में नाराजगी है। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमें एक तरह से मान लेना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे सशक्त संगठन, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता, चुनाव हमेशा संगठन लड़ता है। तो वो जो पन्ना प्रमुख हैं उन पन्ना प्रमुखों की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि वो पन्ना प्रमुख जो है वो वोटों को मतदान केंद्र तक क्यों नहीं निकाल के लेके आ पा रहे हैं। तमाम तरह की अपील, क्योंकि निर्वाचन आयोग की अपनी एक सीमाएँ हैं, जिलाधिकारी की अपनी एक सीमाएँ हैं, वो जिले में जाके किसी को घर में जाके घुस के उसकी वोट को नहीं निकाल के ला सकते, लेकिन एक कार्यकर्ता जो उनके बीच में रहता है वो जरूर उनको कन्विंस कर सकता है कि आप निकलिए, वोट दीजिए। तो जो पन्ना प्रमुख है वो पन्ना प्रमुख क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन रणनीतिकारों को देखना चाहिए, क्योंकि सत्ता में वो है और इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने बनाया है चुनाव लड़ने के लिए कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह के, मतलब अगर अंतिम पायदान पे अपने चुनौतियां हैं, लगातार कम होता वोटिंग परसेंटेज और उसके बहुत मायने रखते हैं। लगातार इस तमाम सियासी दिग्गज नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरकर वोटिंग अपील करते हुए नजर आए, लेकिन वोटिंग अपील करने के बावजूद भी, तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी ये वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं है जितने की उम्मीद की जा रही है। तमाम सहयोगी भी अलग अलग जिलों का हमारे साथ अपडेट साझा कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी रहता हुआ पल पल का अपडेट भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, मतदान की कवरेज दिखा रहे हैं। पर फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।